नमस्ते दोस्तों, आपकी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लग गए होंगे। चूँकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको पता है 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। उसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय से वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं अब क्या-क्या बताऊँ आपको, खैर छोड़िए। इस समय आप जो थंबनेल पे देख पा रहे होंगे उसमें हम इस समय यूनिट 3 के काव्यशास्त्र के पीवाईक्यू को कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम इस यूनिट के पीवाईक्यू को करवा दिया जाए और उपन्यास और अन्य गद्य विधा के ऊपर कुछ कंटेंट मैं रेडी कर रहा हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 दिन में उन दोनों यूनिट के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बिना देर किए चलते हैं प्रश्नों पर। आज के प्रश्नों पर ये देखिए, इसके पहले 10 वीडियो इस पर पड़ चुकी है। उस पूरे 10 वीडियो को आप मैक्सिमम 2 घंटे में देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, जिसमें आपको 260 पीवाईक्यू प्रश्न केवल काव्यशास्त्र से देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न पर चलते हैं हम। आज देखिए आप 261 नंबर से प्रश्न आगे हम करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। ए. कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। बी. कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। सी. कवि काव्य का माध्यम है। डी. कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल सी और डी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल ए और डी। इसका सही उत्तर हम देखते हैं, ऑप्शन ए है ए और सी, यानी कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और सी कवि काव्य का माध्यम भर है। इस तरीके की बात वो टी.एस. इलियट करते हैं। ठीक है, टी.एस. इलियट ये बिल्कुल भी नहीं कहते अपनी आलोचना में कि कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, वो पलायन की बात करते हैं। वहीं कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है, ऐसी भी बात नहीं करते। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 262। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। ए. रसादी ध्वनि, बी. वस्तु ध्वनि, सी. अलंकार ध्वनि, डी. वर्णगत ध्वनि। इसमें आप देखिए नीचे विकल्प दिए गए हैं, केवल ए और बी, बी में केवल बी और डी, सी में केवल ए और सी और डी में केवल बी और सी। इसमें देखिए संलक्ष्य क्रम ध्वनि के जो भेद होते हैं वो होते हैं, इसमें देखिए बी और सी दे रखा है, यानी वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि, सॉरी अलंकार ध्वनि। ठीक है, इसमें अब देखिए संलक्ष्य क्रम ध्वनि के जो भेद होते हैं वो होते हैं वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। ऑप्शन डी इसका सही है, बी और सी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 263। इसमें पूछ रहा है, विभ्रम और यथार्थ यानी इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। ऑप्शन ए फायरबॉक, बी अर्नस्ट फिशर, सी जॉर्ज लुकास, डी कॉर्डवेल। तो विभ्रम और यथार्थ नाम का जो वो है उसके लेखक हैं वो हैं कॉर्डवेल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 264। इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, मैच करना है। एक तरफ आप देखिए औपम्य धर्म, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक, ये अलंकारों के नाम हैं। इसके उदाहरणों की बात करनी है आप हमें। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी इसका सही है। हम इसके उत्तर पर बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। औपम्य गर्भ जो होता है उसमें व्यतिरेक होता है। सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार होती है, वहाँ होता है, वहाँ पे जहाँ पे विरोध गर्भ होता है वहाँ पर विभावना। वहीं श्रृंखला मूलक में एकावली अलंकार की छवि देखने को मिलती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 265। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन ए एजरा पाउंड, ऑप्शन बी क्लिंट ब्रुक्स, ऑप्शन सी जॉन डन, ऑप्शन डी हाइडेगर। तो कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, इस तरह की बात करते हैं क्लिंट ब्रुक्स। ऑप्शन बी इसका सही है, आप देख सकते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न देखिए PYQ हैं। ये प्रश्न जो एक साथ में कोलैब हुआ था कोविड में, उसका प्रश्न है ये। 266 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क समीक्षा है, यानी क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राल्फ फॉक्स, ऑप्शन सी एडलर और सार्त्र। तो आप जब इसमें से देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि द्वंद्ववादी समीक्षक इसमें से कौन कौन है। तो आपको सार्त्र जो मिलेंगे वो द्वंद्ववादी समीक्षक हैं, और वही जो है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक यानी द्वंद्ववाद तर्क की समीक्षा नामक पुस्तक का लेखन इन्होंने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 267। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, लगभग 5-7 बार हमने देख लिया। इसी में अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो इसमें देखिए सबसे पहले अरस्तु ने त्रासदी के सिद्धांत के 6 अंग बताए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना, ये क्रम से ही हैं, ABCD आप देख सकते हैं। उत्तर हम देखते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना के बाद गीत और दृश्य की ये बात करते हैं अपने 6 अंग में। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं 268। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक की बात कर रहे हैं ये। ऑप्शन ए प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, T.S. एलियट। तो इसमें हम देखते हैं जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कविता को कवि की दृष्टि से देख करके उसकी रचना प्रक्रिया पर विचार करने का प्रयास करते हैं, वो हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इन चारों का क्रम भी वही सेम है, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ और इलियट, ये चारों क्रम से आते हैं। ऐसे जब किसी को देखिए ना तो कई तरीके से उसको देखने का प्रयास कीजिए कि जो रचनाकार आ रहे हैं उनसे संबंधित आप क्या क्या जान रहे हैं, क्या उन रचनाकारों का क्रम क्या है सीरीज़ में जन्म के आधार पर। तो ऐसे आप रिलेट करोगे तो आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल कर पाओगे अधिक से अधिक चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है। अचेतन, संगठन, अनैच्छिक और विघटन। तो जो अनैच्छिक होती है वो होती है गौड़ कल्पना की, सॉरी अनैच्छिक होती है मुख्य कल्पना की, मुख्य कल्पना में अनैच्छिक होता है, और जो विघटन होता है वो होता है गौड़ कल्पना में। ठीक है, विघटन गौड़ कल्पना की विशेषता है। कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद बताए, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, यह चल निर्माण और संगठन का कार्य करती है, जबकि गौड़ कल्पना नन और ऐच्छिक है, यह विघटन, संगठन और विनाश तथा निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 270। एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, T.S. एलियट, I. रिचर्ड, कॉलरिज। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। मन आवेगों का तंत्र है। गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। तो कॉलरिज कल्पना की बात करते हैं, यानी D3। अगर आपको ये देखिए आप 2 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। उसके बाद सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, अभी हम इसको पीछे देख के आए हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ। एक सेकेंड, ये T.S. एलियट कर कहते हैं कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। ठीक है, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। ठीक है, और I. रिचर्ड मन आवेगों का तंत्र है, यानी C2। ऑप्शन नंबर C इसका सही आप देख सकते हैं।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं 271। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की? ए किरकेगार्ड, बी सार्त्र, सी फ्रेडरिक नीत्शे, डी अल्बर्ट कामू। तो आपको पता है जो नीत्शे हैं उन्होंने एक बात कही है कि गॉड इज डेड, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और उन्हीं ने सुपरमैन की कल्पना भी की है। आप देख लीजिए, सी नीत्शे इस प्रश्न के उत्तर है, ठीक है। 272 शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं। ऑप्शन ए अर्थी व्यंजना, ऑप्शन बी लक्षणामूला, सी अभिधामूला, डी लक्ष्य संभावना। नीचे दिए गए विकल्प दिए गए हैं, ए केवल ए और बी केवल बी और सी केवल ए और डी केवल सी और डी। तो आपको पता है शाब्दी व्यंजना जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति का एक प्रकार है और इसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांटा गया, लक्षणामूला और अभिधामूला। तो आप देखिए बी और सी जिसमें है ऑप्शन बी इसमें देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 273। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो आपको पता है रिपब्लिक और इयोन बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी आलोचना ग्रंथ है, लेकिन जो फिलेबुस है ऑप्शन ए वो आलोचनात्मक दृष्टि से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर उपादेय ग्रंथ नहीं माना जाता इसे। 274 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता? वाच्यार्थ के लिए निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अविधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ और अन्यार्थ। आपको पता है वाच्यार्थ जो है वो अविधा के लिए प्रयोग किया जाता है और अविधा में सीधी सीधी बात की जाती है, अन्यार्थ की बात नहीं होती है उसमें, इसलिए ऑप्शन डी अन्यार्थ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 275। इसमें है आइए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। ए छद्म कथन की प्राथमिकता, बी सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, सी रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, डी तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और डी, बी केवल बी और सी केवल ए और सी, डी केवल बी और डी। तो रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं जो हैं वो हैं छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता की वो बात करते हैं अपने काव्य भाषा में, ठीक है। यानी सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता नहीं देते और तथ्यात्मक अर्थ को भी प्राथमिकता वो नहीं देते। प्रश्न संख्या 276। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका है? किसका मानना है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक या फिर अभिनवगुप्त? तो यह बात भट्टलोलट करते हैं कि वो ऐतिहासिक पात्र में ही माना जाता है। चारों पर अगर हम बात कर लें तो थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें भट्टलोलट कहते हैं ऐतिहासिक पात्र में पाया जाता है और उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद उनका खंडन करते हैं भट्टनायक, वो ऐतिहासिक पात्रों में ना पा करके वो ऐतिहासिक जो कैरेक्टर होता है उससे वो भोज्य भोजक का संबंध ये मानते हैं नायक। उसके बाद शंकुक अपना चित्र तुरंगवाद का नाम देते हैं जिसमें वो घोड़े का जिक्र करते हैं कि हम एक घोड़ा देखते हैं तो उस घोड़े के चित्र को देखते ही ना कि हमारे सामने वो चित्र दिखता है बल्कि उस चित्र में दौड़ते हुए घोड़े को देख करके हमारे सामने वो दौड़ता हुआ घोड़ा ही नज़र आता है। इस तरीके की वो बात करते हैं अपने चित्र तुरंगवाद में। तो कहते हैं कि जो निष्पत्ति होती है वो दोनों का होता है, उस पात्र विशेष से होता है। उसके बाद अभिनवगुप्त वो स्वयं की अभिव्यक्तिवाद की बात करते हैं
वो कहते हैं ना, रस निष्पत्ति में यानी साधारणीकरण की बात वो जब करते हैं तो कहते हैं कि स्वयं कवि का होता है साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के संदर्भ में बात, रस निष्पत्ति साधारणीकरण दोनों को एक साथ पढ़ेंगे मिला के तो समझ लेंगे आप। 277 नंबर हम देखेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? ए 30, 26, सी 28, 27। तो औचित्य के 27 भेद की बात करते हैं क्षेमेंद्र, आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न 278। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? मूल धातु से संबंधित वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। तो मूल धातु से संबंधित जो होता है वो होता है पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, ऑप्शन बी। 6 होते हैं वक्रता के भेद, एक बार मैं लिख देता हूँ। वर्ण वक्रता, उसके बाद पद, पद में आप जान लीजिए पद में 2 होता है, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद उत्तरार्ध वक्रता। ठीक है, उसके बाद वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 279 लिरिकल बैलेड्स, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 है, इसे याद रखिए आप। किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन ए प्लेटो अरस्तू, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ कॉलरिज, ऑप्शन सी एलियट और रिचर्ड, ऑप्शन डी क्रोचे एवं मैथ्यू आर्नल्ड। प्रश्न आपके सामने और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है जो लिरिकल बैलेड्स है वो प्लेटो और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के दोनों कवियों का जो ने मिल करके इस रचना को लिखा है। इसके रचनाकार जो हैं ये दोनों माने जाते हैं, संयुक्त रूप से लिखा है। इसमें देखिए, वर्ड्सवर्थ 1975 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने तथा उनके इस लेखन में लिरिकल बैलेड्स नामक कविता का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। किसे? लिरिकल बैलेड्स की भूमिका को। ये देखिए किस भूमिका का शीर्षक क्या था तीनों चारों का, उसे याद रखिए। पहला जो 1798 प्रकाशित होता है, संस्कृत निकलता है, उसे उसकी भूमिका को एडवर्टीजमेंट के नाम से हम जानते हैं। दूसरा 1800 में यानी ठीक 2 साल बाद निकलता है, जिसे हम प्रीफेस के नाम से जानते हैं। तीसरा 1802 में फिर 2 साल के अंतराल के बाद निकलता है, जिसे हम प्रीफेस के नाम से जानते हैं। चौथा 1815 यानी 13 साल के अंतराल के बाद निकलता है, जिसे हम उसे भी प्रीफेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न में लिरिकल बैलेड्स का रचना काल 1978 ईस्वी है दिया है, जो गलत है क्योंकि इसका रचना काल 1798 है। हम भी ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पर 1978 ही बोल दिए थे, 1798 ही होगा। खैर, अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 280। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? हैबरमास, लियोतार्द, ग्वात्री, मदन स्वरूप। तो इस पर लियोतार्द ने बात किया है। अगले प्रश्न को देखिए, 281। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण हैं। क्लिष्टत्व दोष, वेद नखत ग्रह, जोरि अरध करी, को वर्जय हम खात। बी है अक्रमत्व दोष, मुख मयंक को देखकर विकसा मानसगंज। दुष्टकर्मत्व दोष है, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेग लजायो। डी में कह रहा है ग्रामत्व दोष है, कसती कटिथी कनिष्ठ माँ, अति देती मजली घनिष्ठ माँ।
ई में अप्रतित्व दोष कह रहा है ये हियतल बस दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें देखिए और इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, केवल बी है। ए, सी और ई इसका सही उत्तर है, यानी ए, सी और ई, आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 282। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। ए, रीति शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। बी, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। सी, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। हृदय की रागात्मक भाव की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति कहलाती है। हृदय की रागात्मक, नीचे दी गया बिल्कुल जी, इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है वो सही है। ए, बी, सी ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, क्योंकि रीति शब्द का सर्वप्रथम रीति संप्रदाय के आचार्य भी ये माने जाते हैं, वामन प्रवर्तक भी हैं। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग, सही बात है। और वृत्ति, आनंदवर्धन ने रीति को वृत्ति कहा है, ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना कहा है। अब बताइए पद संघटना किसने कहा है रीति को, ठीक है, इसे बताइए। तो ऑप्शन ए, बी, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 283। कल्पना के संबंध में, ये देखिए लेटेस्ट प्रश्न हम कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट को कर रहे हैं। कॉलेज के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना को कॉलेज ने ईश्वरीय शक्ति माना जिसका गुण है सृजन। कॉलेज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौण कल्पना मूलतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता होती है। मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। सही है, उत्तर हम देख लेते हैं एक बार, ए, बी, सी, बी ऑप्शन। मुख्य कल्पना को कॉलेज ने ईश्वरीय शक्ति माना जिसका गुण है सृजन, ठीक है। कल्पना कॉलेज 2 भेद मानते हैं, ठीक है। मुख्य कल्पना की आवश्यकता जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मूलतः दार्शनिक और कलाकार की विशेषता है। सही बात है। तो इसमें देखिए जो ई है, डी, ई बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी नहीं होती, अभी हम देखते हैं अनैच्छिक होती है। गौण कल्पना जो होती है वो विघटन होता है, उसमें पीछे हम प्रश्न देख के आए हैं। 284 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ ग्रंथ का नाम है, दूसरी तरफ उसके समय की बात की गई है। तो काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण। तो सबसे पहले साहित्य दर्पण को देखते हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, ठीक है, और ये 14वीं शताब्दी के हैं। तो D1, अगर एक ऑप्शन आपको पता है तो हो जाएगा। काव्य प्रकाश मम्मट का है और ये 11वीं शताब्दी के हैं, यानी A4। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही है। मम्मट काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, जयदेव चंद्रालोक 13वीं शताब्दी, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद जो कि 17वीं शताब्दी से हैं। अप्पय दीक्षित कुवलयानंद 17वीं से नहीं, इनका 13वीं होगा, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जयदेव ये जगन्नाथ सबसे लास्ट में आते हैं और उनका संबंध जो है 13वीं से है, 17वीं से है। उसके बाद विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, यहाँ पर एक 13वीं है, इसे भी 13वीं ही करना होगा या फिर 12वीं के आसपास होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं 285। लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द शक्त्युत वाच्य ध्वनि। तो इसमें देखते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 286। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है। आपको पता है भामा ने जब अलंकारों की बात करते हैं तो भामा कहते हैं कि समस्त अलंकारों का मूल जो है वो है वक्रोक्ति।
सीधा इसका उत्तर सी है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 287। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनके पुस्तक का नाम है रिचर्ड इलियट अरस्तू कॉलरिज। दूसरी तरफ पेरी पोएटिकस बायोग्राफी लिटरेरिया बियॉन्ड द वेस्टलैंड। तो आपको पता है इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज यानी D2। आप एक ऑप्शन से सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। अरस्तु पेरी पोएटिकस, T.S. इलियट द वेस्टलैंड B4 और आइए रिचर्ड बियॉन्ड। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रिचर्ड बियॉन्ड, T.S. इलियट द वेस्टलैंड, अरस्तु पेरी पोएटिकस। इनकी दो रचनाएं पेरी पोएटिकस और एक और है, बस दो ही है। कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, रिचर्ड की एक और है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और मीनिंग एंड मीनिंग। इस तरह की इनकी 2-3 रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप याद करिए उनको। 288 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है इलियट की दृष्टि में परंपरा का व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन दूसरा में है परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आप इसे पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि परंपरा की बात वो करते हैं और परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी नहीं है। वो परंपरावादी उनका एक सिद्धांत भी है, परंपरा सिद्धांत इलियट का, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसमें वो किस तरीके निर्वैयक्तिकता, उसमें व्यक्ति के संबंध की भी बात वो करते हैं, उसके मानसिक चेतना की बात करते हैं वो। 289 पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट। मैं बता देता हूँ एक बार। प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, जॉन ड्राइडन। अगर जो पहले आ जाएगा उसी को पहले लगा लीजिएगा। प्लेटो, अरस्तु, होरेस, लोंजाइनस, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। हाँ, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, यानी BDC, सॉरी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज यानी DCB और उसके बाद रिचर्ड, TS रिचर्ड और इलियट और T। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं हम यहाँ पर DCBEA, यानी सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, TS इलियट, आइए रिचर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 290। आचार्य और एक तरफ पुस्तक का नाम है भानुदत्त, रामचंद्र गुड़चल, शारदा तनय, महिम भट्ट। भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी। तो इसमें देखिए जो महिम भट्ट का है भानुदत्त रसमंजरी और रस तरंगिणी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तरंगिणी। इन दोनों को आप याद रखिए। रामचंद्र गुर्जर, नाट्य दर्पण, शारदा तनय, भाव प्रकाश, महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक। अगला प्रश्न हम देखते हैं 291। इसमें से कौन सा सत्य है। हम 300 प्रश्न तक करेंगे आज। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। नीचे दिए गए विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। आप देखिए प्रश्न, उसके बाद इसका उत्तर आप दे दीजिए। ये लेटेस्ट का प्रश्न है, पिछले साल जून में जो प्रश्न हुआ था 2023 में। इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, ABCD। रुद्रट का नहीं है बल्कि उद्भट का है। आप देख लीजिए, रुद्रट काव्य अलंकार सार संग्रह नहीं बल्कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम की रचना वो करते हैं। वहीं
दंडी काव्य अलंकार, इनकी दंडी का ही है काव्य अलंकार। ठीक है। 292 नंबर, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। आई रिचर्ड, बी टी एस एलियट, सी बेनिडिक्टो क्रोचे, डी मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसमें देखिए टी एस एलियट ये बात करते हैं कि पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 293, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन दूसरा है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा यदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। इसमें देखिए उपरोक्त में से कौन सा सही है, आप इसका सही उत्तर दीजिए। दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। तो आपको पता है जो पहला बहुत ही चर्चित इनकी पंक्ति है और दूसरा भी पंक्ति जो है सही है, उसी के बारे में कॉलरिज जो है अपने रम्य और जो गौड़ और मुख्य कल्पना के अलग अलग भेद करते हैं उसके संदर्भ में बातें कर रहे हैं। 294 नंबर देखिए, विज्ञान और कविता यानी साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए आई रिचर्ड, ऑप्शन बी टी एस एलियट, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड और ऑप्शन डी रेमंड विलियम्स। तो विज्ञान और गीता जो है आई रिचर्ड की बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप इसे याद करिए, बार बार पूछा जाने वाला यह रचना है। गिरधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, प्रश्न संख्या 295। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो पता है आपको बहुव्रीहि गिरधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। वहीं रामकृष्ण जो है वो बिल्कुल तत्पुरुष समास का उदाहरण, वो रामकृष्ण, एक सेकंड में इसको चेक कर लूँ। रामकृष्ण तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, ये दोनों सत्य होना चाहिए, एक बार आप देखिएगा, क्योंकि राम और कृष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा, इसलिए पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी की तरफ हम जाएंगे। 296 नंबर है, कुंतक सम्मत वक्रोक्त के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। कुंतक के अनुसार जो वो 6 वक्रोक्ति को बताते हैं उनमें से कौन एक नहीं है। अभी हम पीछे देख के आए हैं, इसमें देखिए पद पूर्वार्ध, प्रकरण, प्रबंध, अर्थ वक्रता की वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी। और यहाँ दोबारा से हमने रख दिया है वर्ड विन्यास वक्रता, वर्ड विन्यास वक्रता, और उसके बाद पद परार्थ है और पद पूर्वार्ध उत्तरार्ध है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पद पूर्वार्ध और पद उत्तरार्ध। ठीक है, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न 297, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए ब्लूमफील्ड, ऑप्शन बी एस ए जे एलिस, सी आइजैक पिटमैन, डी विलियम जोन्स। तो यह कथन है आइजैक पिटमैन का। अगला कथन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं 298, उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। ए सांस्थानिक शैथिल्य एवं तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, बी हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, महावृतांत का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद यानी विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, ई कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। इसका सही उत्तर है ए बी डी, ए बी और डी। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता की बात करता है। ठीक है, उसके बाद हाशिए के लोगों के अधिकारों की बात करता है और साहित्य में विरचनावाद और विखंडनवाद की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 299, इसमें विचारक और दूसरी तरफ सिद्धांत है। तो सी डी डब्ल्यू ब्रे, अल्बेयर कामू, लियोतार्ड, कार्ल गुस्ताव जुंग। अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, बिंबवाद, उत्तराधुनिकतावाद। ठीक है,
तो आपको पता है लियोतार्ड जो है उत्तराधुनिकतावाद से इनका संबंध है, यानी C4। आप केवल 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से कट कर सकते हैं। उसके बाद कामू जो है वो अस्तित्ववाद से इनका संबंध है, यानी B1। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है सही है। बिंबवाद, अल्बेर कामू अस्तित्ववाद, लियोतार्ड उत्तराधुनिकतावाद, जुंग जो है वो मनोविश्लेषणवाद से उनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 300 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से आज हम 300 प्रश्न को कर लिए धीरे 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 धीरे, पता भी नहीं लगा 300 प्रश्न एक साथ करूँ तो अभी 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। देखने भी आपको दिक्कत होगी, ऐसे धीरे धीरे डेली कर रहे हो। निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते किसका कथन है? ऑप्शन ए भामह, मम्मट, वामन, विश्वनाथ। तो यह कथन है वामन का। आप देख सकते हैं। आज हम यही करेंगे। अब इस समय मैं आपको दिखा दूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इस समय देखिए, समय हो रहा है 5:12 सुबह। अब मैं सोने जाऊंगा 10-15 मिनट बाद। इस समय मैं अपना सारा काम करने के बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने बोला है कि मैं जितना करवाऊंगा उतना करवा दूंगा लास्ट तक। मैं चाहूँ तो ना भी करवाऊँ, लेकिन एक जो अपनी बात होती है, जो कमिटमेंट मैंने दिया है, अगर वो ना पूरा हो तो फिर अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। इसलिए आप देखिए, इस समय भी जब जिस समय सारे लोग सो रहे हैं, कोई सोने के बाद उठ रहा है, उठने के बाद अपनी तैयारी में लग रहा है, और ऐसे समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद भी हाँ, कुछ कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उसको आप क्षमा करते हुए, आप कमेंट बॉक्स में कुछ रिप्लाई देते हुए आराम से पढ़ते रहिए और मुझे सलाह देते रहिए। और आगे के वीडियो के लिए आप धैर्य के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, यही आपसे अनुरोध है। और जाते जाते बस इतना कहूँगा कि आप सेकेंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और इस बार निसंदेह आपका नेट और JRF होगा, और ज़रूर होगा। फिर आपसे हम बातें करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए आपकी एकेडमी। फिर मिलेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।